नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें 2 पायलट सवार थे। दोनों की जान चली गई। लैंडिंग के वक्त अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में दोनों जो पायलट हैं उनकी मौत हो गई है। इस हादसे पर राज्यपाल और सीएम ने दुख जताया है। लैंडिंग के वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हादसे में दोनों पायलट की जान चली गई है। राज्यपाल और सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। दोनों की जान चली गई। क्रैश हुआ 9:10 पे एंड नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें दोनों पायलट्स थे और अनफॉर्चुनेटली दोनों पायलट्स की मृत्यु हो गई है। सर ये क्या ट्रेनी पायलट थे या किस तरह का अभ्यास वगैरह कुछ चल रहा था? ये नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों ही पायलट है, पुराने पायलट हैं, बट नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जी, तो अभी सर ब्लैक बॉक्स वगैरह कुछ जब्त हुए जिस तरह से आप लोगों ने जांच किया है और किन किन बंदों पे वहां पर जांच की? नहीं, अभी तो वो सब आगे जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जांच होगी। अभी तो एरिया सिक्योर किया गया है कि कहीं और कोई डेब्रिस ना पड़ा हो, रनवे ताकि क्लियर हो जाए और बाकी फ्लाइट्स आराम से टेक ऑफ कर सकें। सर रनवे से जो मलबा है वो क्या हटा लिया गया? जो मेन है वो रनवे पे क्रैश नहीं हुआ है, रनवे के साइड में है, बट फिर भी एहतियातन जो एक प्रोसीजर होता है एयर का, तो उसके हिसाब से रनवे को एक बार चेक किया जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लियर हो। सर अभी दोनों की जो अस्पताल में मौत हो गई है? जी, दोनों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, दोनों। तो ये पूरा मामला सरकारी हेलीकॉप्टर है ऑगस्टा वेस्टलैंड, ये क्रैश हो गया है। दोनों पायलट की मौत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर दुख जताया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट निकलकर सामने आया है। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? शुरुआती जानकारी टेक्निकल फॉल्ट की मिली थी, लेकिन एक बड़ी जांच भी जरूरी है। वो इस वजह से भी क्योंकि आम लोग, देवव्रत और ललित जैसे आम लोग इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करते। देवव्रत जी बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से वीआईपी मूवमेंट जो है वो इसी हेलीकॉप्टर में होता था और राज्य का जो सरकारी हेलीकॉप्टर अगुस्ता था, और अगुस्ता को लेकर के सवाल अभी से नहीं खड़े हुए हैं। इसके पहले जब रमन सरकार थी उस दौरान इसकी खरीदी हुई थी और तब भी अगुस्ता को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। एक इस दौरान मुझे याद भी है कि एक हादसा जो है वो होते होते बचा था, जब हेलीकॉप्टर जो है वो अचानक से 100 मीटर नीचे आ गया था और उस दौरान रमन सिंह उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और लगातार इसी हेलीकॉप्टर का उपयोग हो रहा है। और जिस तरह से जी.के. पंडा जो हैं वो एक कुशल पायलट के रूप में जाने जाते थे और ऐसी स्थिति में जब वो एक दूसरे पायलट को प्रशिक्षण दे रहे थे एक तरह से नाइट फ्लाइंग की, लेकिन इस दौरान ये पूरा हादसा होता है, तब सवाल उठेंगे ही कि आखिर क्या गड़बड़ी जो है वो किस तरह की तकनीकी थी। क्या हेलीकॉप्टर जो है वो काफ़ी पुराना हो गया था? क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टर को लेकर के भी कई दफ़े सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि मंत्रियों का दौरा इससे पहले अगुस्ता हेलीकॉप्टर। बिल्कुल। और एक और बात जो हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे जिक्र भी कर रहे हैं, कैप्टन पंडा बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे और इस स्थिति में अगर ये लैंडिंग हुई है, ट्रेनिंग की भी बात निकलकर सामने आई है कि ट्रेनिंग वो दे रहे थे, उस दौरान ये क्रैश हुआ है। और देवव्रत ने आपको पुरानी घटनाएं भी याद दिलाई हैं कि किस तरीके से एक बार और हादसे की आशंका के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। सरकारी ये हेलीकॉप्टर है, इसी से वीवीआईपी का मूवमेंट होता है और वो हेलीकॉप्टर अगर इस तरह से हादसे का शिकार हो जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लैंडिंग के वक्त यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और कैप्टन पंडा, कैप्टन श्रीवास्तव, इन दोनों की जान इसमें चली गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दोनों पायलट के निधन के दुखद समाचार से मन बहुत आहत और अशांत है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुख में शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।
हालांकि राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत समेत कई नेताओं ने इस हादसे में मारे गए दोनों जो कैप्टन हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, अपनी जानकारी आप कंप्लीट भी करें। टेक्निकल फॉल्ट की बात आई है, लेकिन सिर्फ चलिए देवव्रत से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये रायपुर एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है रात तकरीबन 9 बजे के आसपास। चॉपर के 2 पायलट थे, कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा, कैप्टन AP श्रीवास्तव। ये फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी वक्त अचानक यह हादसा हो गया। दोनों पायलट की जान चली गई। कैप्टन पांडा ओडिशा के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से प्रदेश सरकार में वो सीनियर पायलट के तौर पर पदस्थ थे और कैप्टन श्रीवास्तव दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों को रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाला, तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ 9:10 पे एंड नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें दोनों पायलट्स थे और अनफॉर्चुनेटली दोनों पायलट्स की मृत्यु हो गई है। सर ये क्या ट्रेनी पायलट थे या किस तरह का अभ्यास वगैरह कुछ चल रहा था? और ये नाइट फ्लाइंग के प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों ही पायलट है, पुराने पायलट हैं, बट नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जी, तो अभी सर ब्लैक बॉक्स वगैरह कुछ जब्त हुए जिस तरह से आप लोगों ने जांच किया है और किन किन बंदों पे वहाँ पर जांच की? नहीं, अभी तो वो सब आगे जो तो देवव्रत शायद जुड़ गए हैं, एक बार फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट? शुरुआती जांच में टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन सिर्फ ऐसा कहकर इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देवव्रत जी बिल्कुल, तकनीकी खामियां कहकर ही इसे नज़रअंदाज इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सरकारी हेलीकॉप्टर है और तमाम जो खास हैं VIPs हैं उनका मूवमेंट इसी हेलीकॉप्टर में हो रहा था। और अगुस्ता को लेकर के और सरकारी हेलीकॉप्टर को लेकर के पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं कि हेलीकॉप्टर में जो है कई तरह की खराबियां आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि जो पायलट GK पंडा थे वो एक कुशल पायलट कहे जाते थे और अपने आप में एक माहिर पायलट थे, और जब भी कोई बड़ा VIP मूवमेंट होता था, दौरा होता था, तब GK पंडा ही एक तरह से सभी VIPs को लेकर के उनका मूवमेंट कराते थे। तब ऐसी स्थिति में ये गलती कैसे हो गई? क्या गलती तकनीकी थी? हालांकि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी जांच से ये पता चल पाएगा। एक बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एक तरह से जो डायरेक्टर है वो करेंगे और DGCA से ये पूरी जांच होने वाली है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यही इस पूरे मामले की जांच करेंगे और ऐसे में पता चल पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। क्योंकि अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर्स को लेकर के कई बार सवाल उठते रहे कि भाई जो छत्तीसगढ़ का हेलीकॉप्टर है वो सही नहीं है, और अगुस्ता को लेकर के खासकर क्योंकि ये कहा जा रहा था कि रमन राज में इसकी खरीदी हुई थी और इसकी खरीदी को लेकर के ही पहले सवाल खड़े हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो भी नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस के दौरान, तब सवाल और भी ज़्यादा उठेंगे। इससे पहले भी एक बार यहाँ इसी हेलीकॉप्टर से हादसा होते होते रह गया और उस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह उसमें सवार थे। इसके अलावा जो केदार कश्यप थे वो भी सवार थे। तब अचानक से जो हेलीकॉप्टर है वो करीब 100 फीट नीचे आ गया था और ऐसी स्थिति में फिर एक बार हेलीकॉप्टर की जो है जांच वगैरह कराई गई थी। तो ये जो है हादसा किस वजह से हुआ, क्या हुआ, ये तो खैर जो रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मामले को यूं ही नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम खास लोगों की अगुस्ता हेलीकॉप्टर से ही उनका मूवमेंट होता था और ऐसी स्थिति में सही जांच और जांच के बाद रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। और ये भी पता चलना चाहिए कि क्या वाकई जो सरकारी हेलीकॉप्टर था उसी में खराबी था या फिर जो तकनीकी जो खामियां आई थी इस वजह से इस तरह का जो हादसा है वो हुआ है। जी धन्यवाद देवव्रत, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आगे भी अहम खबर को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। खबर राजस्थान से है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से उदयपुर में शुरू होगा। ट्रेन से उदयपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी और बाकी के कांग्रेस नेता। ट्रेन में राहुल गांधी, CM भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह समेत करीब 76 लीडर्स एक साथ नजर आए। उदयपुर चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत भी किया है। चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर कमलनाथ, गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, वो तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी उदयपुर आएंगी।
देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, इस दिलचस्प यात्रा के बारे में भी बताएं, ट्रेन के जरिए सफर और इस चिंतन शिविर के बारे में भी बताएं। देवव्रत जी, एक तरह से उदयपुर में हो रहा ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए महामंथन जैसा है, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर के ही इसमें रणनीतियां तैयार होगी कि किस तरह से 2023 के चुनाव में उतरा जाए और 2024 को लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है वो उस पर एक तरह से यहाँ पर चर्चा होगी। और ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक तरह से पूरी रूपरेखा तैयार करके कांग्रेस को दी है और ऐसे में अब आला कमान ये तय करेगा कि क्या उस रणनीति पर चलना है या फिर कुछ अलग सी रणनीति उसमें जोड़नी है। तो ये एक तरह से महामंथन होने जा रहा है, जहां देश भर के जो दिग्गज कांग्रेस नेता हैं वो एक साथ जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ से रवाना हुए हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं रेलवे स्टेशन की और ट्रेन में सफर करते हुए, तो एक तरह से ये एक जनता को ये दिखाने की भी कोशिश है कि हम साथ साथ हैं, क्योंकि इसके पहले तक कई तरह के खटास की खबरें, G23 की खबरें ये आती रही हैं और ऐसी स्थिति में एक साथ तमाम नेताओं को ये दिखाना कि सभी एक साथ यात्रा कर रहे हैं और सब साथ साथ हैं, तो ये एक तरह से पहले मंथन के पहले ही एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष को भी है और सत्ता पक्ष को भी है और साथ ही साथ जो आम जनता है उनके बीच भी ये मैसेज जाना चाहिए कि कांग्रेस में अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है और आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव को लेकर के ये दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी साथ हैं। तो ये पूरी यात्रा और यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरें और जो एक साथ रेलवे स्टेशन पर सबका मिलना जुलना, ये यही बताता है कि कांग्रेस जो है महामंथन से पहले ये मैसेज देना चाह रही है। रही बात चिंतन शिविर की, तो ज़रूर इसमें पूरी तरह से मंथन होने जा रहा है 2023 को, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के खाते में केवल अभी फिलहाल दो ही राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और क्योंकि माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है और ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के पास जो बाकी राज्यों पर किस तरह से अपनी पैठ बनाई जाए और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम जो मसलों पर जो है चर्चा होगी। और क्योंकि ये चिंतन शिविर इसलिए भी है कि एक तरह से फिर से एक बार पार्टी में उस तरह की जान फूंकी जाए कि आने वाले चुनाव के तरह से मोर्चे पर पूरे जो खिलाड़ी हैं वो तैयार हो जाएं और रणनीति क्योंकि लगभग उनकी बन चुकी है, तो इन रणनीतियों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से सभी प्रदेशों में जो चुनाव होंगे और जहां पर अभी इस वक्त कांग्रेस काबिज है, उन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव का मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, इन सब चीज़ों पर महामंथन होने जा रहा है। देखना ये होगा कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस में बदलाव की नई तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि संगठन से लेकर कई चीज़ों में बदलाव होने हैं और ऐसी स्थिति में अगर बदलाव दिखता है तब निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा नफ़ा नुकसान जो है वो क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब एक तरह से नई कांग्रेस जो है इस महामंथन के बाद दिखाई दे सकती है और कांग्रेस के तेवर भी कुछ अलग दिखाई दे सकते हैं। जी, नई कांग्रेस। आपने बार बार मंथन का जिक्र किया और मंथन की तासीर ये है कि विष जरूर निकलेगा। कांग्रेस के पास उन कार्यकर्ताओं की कमी है, ओवरऑल बोल रहे हैं हम, जिन्हें विष पीने की आदत रही नहीं है। बहरहाल सवाल ये भी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर इन दो जगह के लिए इस चिंतन शिविर में चुनौतियां निकल कर आनी है, लेकिन यह तय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए नई जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती हैं चुनाव के मद्देनजर। देवव्रत जी, क्योंकि अब तक के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई, इसके अलावा यूपी इलेक्शन की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके उनके नेतृत्व को सराहा गया। दूसरी बात ये कि छत्तीसगढ़ में अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा में बम्पर जीत तो कांग्रेस को हासिल हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लगातार चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तब ऐसी स्थिति में क्योंकि प्रदेश सरकार की योजनाओं को या छत्तीसगढ़ मॉडल को देश भर के कई राज्यों में सराहा जा रहा है, तब जिम्मेदारियां यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती है कि दूसरे राज्यों में किस तरह से आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट करना है, वहां के क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको घोषणा पत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है, या फिर वहां पे सरकार के खिलाफ ऐसे कौन से एजेंडे हो सकते हैं जिससे जनता को कांग्रेस के पक्ष में लाया जा सकता है। तो इन तमाम रणनीतियों के साथ जो कार्य की जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और ऐसी स्थिति में क्योंकि 15 साल बाद जब यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता आई है और एक तरह से बीजेपी का वर्चस्व टूटा है, तब ऐसी स्थिति में जो संगठन में भी जो है उनको तरजीह दी जाएगी। और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में, क्योंकि अब तो चुनाव है ही और चुनाव में चुनावी मोड में भी पूरी तरह से कांग्रेस है, तब ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी जिम्मेदारियां यहां बढ़ सकती हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5 और 6,000 से बढ़ाकर 9,540 रुपए के संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आए मनरेगा के रोजगार सहायकों के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान ये बात कही। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में 54 विभागों के करीब 60,000 संविदा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी शुक्रवार को सरकारी काम का बहिष्कार करेंगे। और सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, एक और आंदोलन की आहट, विस्तार से बताइए। जी, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि लगातार जो भी संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ मांग ज़रूर पूरी हो रही है। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमने देखा कि आंदोलन चला, उसमें भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और एक कमेटी बनाई है। और संविदा कर्मियों की रही जहाँ तक के बात की जा रही है, तब ऐसी स्थिति में क्योंकि काफ़ी समय से नियमितीकरण का मांग प्रदेश भर के जो संविदा कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नियमितीकरण नहीं हो पाया है। और अब आने वाला साल जो है ये चुनावी है और चुनावी साल में उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो या फिर बाकी अन्य संगठन, और सभी अपनी मांगों को लेकर के जमकर जोर आजमाइश करते हैं। रही बात संविदा कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों का आज आंदोलन जो है वो होने जा रहा है। और क्योंकि इससे पहले भी संविदा कर्मचारी कई दफ़े आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब तक के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया, तब ऐसे में यहाँ पर एक तरह से ये जो आंदोलन होने वाला है ये उग्र हो सकता है। आज का एक दिवसीय प्रदर्शन है और इसके बाद ये आहट है एक तरह से कि आने वाले दिनों में जो संविदा कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। फिलहाल जो है एक दिवसीय प्रदर्शन के जरिए सरकार के पास कोशिश होगी कि अपनी जो मांगे हैं वो सरकार तक बताई जाए, पहुंचाई जाए, और एक तरह से ये संदेश दिया जाए कि जो वादा आपने किया था वो वादा आप निभाइए और नियमितीकरण कीजिए। क्योंकि नियमितीकरण को लेकर के लगातार संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के तरफ से कई दफे आश्वासन भी मिला है, लेकिन अब तक के जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई है। हालांकि ये भी बताया गया है कि संविदा कर्मचारियों की जो डिटेल्स हैं, कितने जितने विभाग हैं, वहां पर से सरकार के द्वारा मंगाई गई है, लेकिन वो पूरी जानकारी मंगाने के बाद, कर्मचारियों की संख्या व पूरी जानकारी मंगाने के बाद अब तक के कोई निर्णय नहीं हुआ है। और ये निर्णय नहीं लेने की स्थिति में अब ये आंदोलन होने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस आंदोलन का सरकार पर कितना असर पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात करेंगे क्रिकेट की। आईपीएल 2022 के 59वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले इसने बल्लेबाजी का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में सभी विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने 14.5 ओवर में 5 विकेट पर 103 रन बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया। मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा तिलक वर्मा ने 34 रन बनाए। छोटे टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। टीम ने पावर प्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए। ईशान किशन 6, रोहित 18 रन बनाकर आउट हुए। सैम से 1 रन, ऋतिक 18 रन और डेविड ने 17 रन की पारी खेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।